नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण IAS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ आधुनिक भारत इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण टॉपिक में पुर्तगाली व्यापारी कंपनी की स्थापना और भारत में इस व्यापार का प्रभाव, इस पर चर्चा होगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक से। क्योंकि भारत में जो विदेशी व्यापार करने वाले व्यापारी आए थे वह दो मार्गों से आए थे। एक मार्ग स्थल मार्ग था और दूसरा समुद्री मार्ग। प्राचीन जो व्यापारी थे जिसमें शक थे, यवन थे, कुषाण थे, मुगल थे, ये सब प्राचीन व्यापारी थे। यह समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश किए थे। वहीं आधुनिक व्यापारी जो थे जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, यह सब समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश किए थे। वहीं जो पुर्तगाली कंपनी है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी है, यह भी समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश करती है। अब प्राचीन व्यापारी और आधुनिक व्यापारियों का व्यापार में क्या अंतर था? प्राचीन व्यापारी केवल और केवल व्यापार करने आते थे। वहीं प्राचीन व्यापारियों का उनके सरकार से सहयोग नहीं मिलता था। सरकार का सहयोग प्राचीन व्यापारियों पर न था। वहीं आधुनिक व्यापारी व्यापार करने के साथ साथ अपने क्षेत्रीय विस्तार, राजनीतिक विस्तार भी करते थे, अर्थात क्षेत्रवाद, उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा देते थे। वहीं इन कंपनियों को, इन जो व्यापारियों को सरकार का भी सहयोग प्राप्त था। तो यह अंतर हो गया प्राचीन व्यापारी और आधुनिक व्यापारियों के बीच का। तो वहीं पुर्तगाली कंपनी जो थी, यह एक समुद्री, इनका जो क्षेत्र था उसे एक विशेष नाम दिया जाता था जिसे एस्तादो इंडिया कहा जाता था। पुर्तगाली समुद्री व्यापारिक क्षेत्र होता था, उसे क्या एक विशेष नाम दिया जाता था, क्या कहते थे उसे? एस्तादो इंडिया। एस्तादो इंडिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। इस एस्तादो इंडिया की एक प्रमुख बात क्या थी? कारताज व्यवस्था। क्या व्यवस्था थी? पुर्तगाली एस्तादो द इंडिया सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र, इसकी एक विशेषता यह थी कारताज व्यवस्था। कारताज व्यवस्था यह था कि पुर्तगाली अपने सामुद्रिक क्षेत्र, जहां तक उनका समुद्र में व्यापार करने का अधिकार था, उस सामुद्रिक व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाहरी जहाजों से एक शुल्क वसूल करते थे जिसे कारताज शुल्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कारताज शुल्क। इस कारताज व्यवस्था के अंतर्गत कारताज शुल्क वसूल किया जाता था। किसके साथ? जो अन्य विदेशी जहाज आते थे उनके लिए कारताज शुल्क लेना आवश्यक होता था। इस कारताज व्यवस्था के अंतर्गत एक तारपत्र जारी किया जाता था। किसके द्वारा? पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा। पुर्तगाली गवर्नर एक तारपत्र जारी करता था। इस तारपत्र में उन्हें कारताज शुल्क भी देना पड़ता था। इस तारपत्र को दिखाने के बाद वह फ्री होल्ड वहां से अपने जहाज को ले जा सकते थे, जो कि पुर्तगालियों का जहाज कहा जाता था। पुर्तगाली जब भारत में आए तो बहुत, जैसे व्यापार होता है जापान के साथ, आज वर्तमान में जापान के साथ जो व्यापार हो रहा है वह पुर्तगालियों की देन थी। वहीं भारतीय शब्दों में बहुत से शब्द पुर्तगाली शब्द यूज किए जाते हैं। जैसे कौन कौन से पुर्तगाली शब्द यूज किए जाते हैं पुर्तगालियों के आने से? कमरा शब्द यह पुर्तगाली शब्द है। पाओ, आलमारी, यह शब्द पुर्तगाली शब्द हैं। कमरा, पाओ, आलमारी, कमीज, कुंजी, यह शब्द पुर्तगाली शब्द हैं जो कि पुर्तगाल के प्रभाव से भारत में प्रवेश किए और भारत में आजकल इसका काफी यूज हो रहा है। लालटेन, मेज भी शब्द यह पुर्तगाली है। लालटेन। वहीं पुर्तगाली अपने साथ बहुत से फल भी लेकर आए, जैसे आम। कौन सा आम? अल्फांसो आम, अमरूद, अनानास, पपीता, यह सब पुर्तगाली लेकर आए। वहीं
तंबाकू, तंबाकू भी पुर्तगालियों की देन है। किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू चूंकि अकबर के शासनकाल में आया, परंतु इसकी खेती जहांगीर के शासनकाल में हुई, यह इंपॉर्टेंट है। तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा लाया गया है जो कि अकबर के शासनकाल में, परंतु भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में हुई थी, यह इंपॉर्टेंट है। जब व्यापार होता था पुर्तगाल का भारत से, तो पुर्तगाली मुद्रा क्रूजेडो, क्रूजेडो भारतीय बंदरगाहों में पाई गई है। क्रूजेडो भारतीय बंदरगाहों में पाए जाने का मतलब यह है, इसका आशय यह है कि पुर्तगाली के साथ भारतीयों का व्यापार होता था, जो कि उनकी मुद्रा हमारे तट में पाए जाने का यही आशय हमें दिखता है। वहीं भारत में जो छापा खाना है उसकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। 1565 ईस्वी में गोवा में, सबसे पहले गोवा में छापा खाना की स्थापना की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में 1565 में जो छापा खाना स्थापित किया गया था, वनस्पति औषधि शास्त्र की एक पुस्तक छापी गई थी। कौन सी पुस्तक? वनस्पति औषधि शास्त्र की। वहीं महाराष्ट्र में भी पुर्तगालियों के सहयोग से, महाराष्ट्र में भी पुर्तगालियों के सहयोग से भीमजी पारेख महोदय ने छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। किसने? भीमजी पारेख ने पुर्तगालियों के सहयोग से महाराष्ट्र में की थी। तो यह बातें हो गई किसकी? पुर्तगालियों की भारत में प्रभाव पर। अब आइए पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी में सबसे पहले कौन भारत में आया, इस पर चर्चा करते हैं। एक समय याद रखिएगा, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, तो 17 मई 1498, 17 मई या 21 मई, कुछ किताबों में 17 मई लिखा है और कुछ किताबों में 21 मई लिखा है। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया। वास्को डिगामा भारत कैसे आया? अफ्रीका का जो निचला तट है, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, केप ऑफ गुड होप, यह है केप ऑफ गुड होप, यहां से यह चलते हुए भारत के कालीकट के तट पर, कहां? कालीकट के तट पर भारत पहुंचता है। कहां पहुंचता है? कालीकट के तट पर यह पहुंचता है। और इसकी सहायता कौन करता है? गुजराती व्यापारी। इसे यहां आने में एक गुजराती व्यापारी है, उसका नाम है अब्दुल मुनीद कादिर। यह गुजराती व्यापारी है जो इसे यहां भारत में आने, कालीकट में आने के लिए बहुत सहायता करता है। गुजराती व्यापारी अब्दुल मुनीद कादिर, मनीद नाम है इसका। वहीं जब यह भारत में आ जाता है तो गुजरात का शासक नहीं, क्या नाम है? जमोरिन। कालीकट पहुंचने पर कालीकट का शासक जमोरिन इसका स्वागत करता है। जमोरिन कौन है? यह कालीकट का शासक है, इसका स्वागत करता है। वहीं पुर्तगालियों के आने से पहले अरब वहां व्यापार करते थे। अरबों ने पुर्तगालियों का काफी विरोध किया, तो जमोरिन महोदय के द्वारा, जो कालीकट का शासक है, उसने पुर्तगालियों की सहायता की। ठीक है, पुर्तगालियों की सहायता कर दी। अब क्या हुआ? फिर 1498 में वास्को डिगामा तो आ गया। अब सन 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्बरेज लगभग 13 जहाजी बेड़ों के साथ, कितने? 13 जहाजी बेड़ों के साथ नेतृत्व करते हुए भारत में आया। पेट्रो अल्बरेज कैब्रॉल सन 1500 ईस्वी में 13 जहाजी बेड़ों के साथ भारत पहुंचता है। वहीं 1502 ईस्वी में फिर वास्को डिगामा भारत आता है। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा फिर दूसरी बार भारत में आता है। वास्को डिगामा में वह व्यापारिक केंद्र स्थापित करता है। कहां कहां करता है? कालीकट में, कोचीन में और कैन्नानूर में। तो कहां कहां स्थापित करता है वास्को डिगामा? कालीकट,
केन्नानूर और कोचीन। कोचीन को अपनी राजधानी बनाता है कौन? कोचीन को पुर्तगालियों की प्राथमिक राजधानी बनाई जाती है। ठीक है, कोचीन प्रारंभिक राजधानी बनाई जाती है। वहीं 1530 ईस्वी में कोचीन को की जगह गोवा को राजधानी बनाई जाती है नुन्हो दी कुन्हा के द्वारा। तो कोचीन प्रारंभिक राजधानी है। अब आइए पुर्तगाली व्यापारिक जो कंपनी है उसका वास्तविक संस्थापक कौन है, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क है। अल्बुकर्क कब भारत में आया? 1503 ईस्वी में भारत में आता है। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी कुछ अपने उद्देश्यों में परिवर्तन कर देती है, कुछ कार्यकलाप बदल देती है। क्या कार्यकलाप बदलती है? 1505 से एक नियम हो जाता है कि गवर्नर जनरल होगा। व्यापारिक कंपनी में प्रधान गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर की नियुक्ति होने लगी, जनरल नहीं सॉरी, गवर्नर की नियुक्ति होने लगी। पहला गवर्नर कौन था पुर्तगाली कंपनी का? पहला गवर्नर, यह प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। पहला गवर्नर पुर्तगाली कंपनी का अल्मीडा था। अल्मीडा ब्लू वाटर नीति का पालन करता था। ब्लू वाटर नीति का पालन करने वाला कौन था? यह अल्मीडा था, जो कि पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर कहा जाता है। तो अब 1500 पहला गवर्नर अल्मीडा बन गया, परंतु दूसरा जो गवर्नर बनता है वह फिर अल्बुकर्क बन जाता है। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक अल्बुकर्क गवर्नर बनता है। अब अल्बुकर्क जब गवर्नर बनता है तो क्या काम करता है? यह भारत में क्षेत्रीय विस्तार की नीति का पालन करता है। क्षेत्रीय विस्तार की नीति के तहत अल्बुकर्क पुर्तगालियों से यह कहता है कि वह भारतीय स्त्रियों से विवाह करें और क्षेत्रीय बस्तियों की स्थापना करें, क्षेत्रवाद को बढ़ाएं। वहीं भारतीयों को अपनी सेना में वह सम्मिलित करता है। भारतीय लोगों को अपनी सेना में सम्मिलित करता है, उन्हें प्रशिक्षण देता है। उसकी एक कमी यह थी कि वह मुसलमानों से घृणा करता था। किसकी? अल्बुकर्क की। तो अल्बुकर्क यह काम करता है, क्या करता है? यह भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती करता है और भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित करता है, जिससे वह स्थायी बस्ती की स्थापना कर सके, पुर्तगाली लोग भारत में बस सके। इसका यह उद्देश्य रहता है। क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देने के लिए उसका यह कदम माना जा सकता है। वहीं 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क को बीजापुर के सुल्तान से क्या मिल गया? बीजापुर के सुल्तान से गोवा मिल गया। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली को गोवा मिल गया। 1510 ईस्वी में, जो कि 1510 में गोवा मिला, 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बना दी जाती है कोचीन से लेकर। तो यह बात हो गई किसकी? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के बाद कौन गवर्नर बनता है? नुन्हो दी कुन्हा वो शासक बनता है। इसके शासनकाल में 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बना दी जाती है। किसको? गोवा को राजधानी बना दी जाती है। नुन्हो दी कुन्हा भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करता है। कहां करता है? सेंथो अर्थात मद्रास में फैक्ट्री स्थापित करता है। नुन्हो दी कुन्हा कहां पे स्थापित करता है? सेंथो माने मद्रास और हुगली, पूर्वी तट पर हुगली एवं सेंथो को मद्रास कहा जाता था। यहां पर यह व्यापारिक केंद्र की स्थापना करता है। नुन्हो दी कुन्हा। तो अगला इसके बाद नुन्हो दी कुन्हा के बाद 1542 ईस्वी में सेंट जेवियर गवर्नर बनते हैं। सेंट जेवियर महोदय गवर्नर बनते हैं। तो यह रही बातें पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी की स्थापना की और भारत में पुर्तगालियों का जो प्रभाव था
इस पर आज चर्चा हो गई। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।